नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। देखिए, इस देश की सेनाओं पर हम सभी को बहुत गर्व है, हम सब उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन आज ये कार्यक्रम सेना के बजाय इस देश की स्पेशल सेना के ऊपर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पैरा स्पेशल फोर्सेस की, जिनके बारे में बहुत ज्यादा हम सुनते नहीं हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन अब एक किताब आई है जिसका नाम है बलिदान। ये मेरे साथ है वो किताब जिसकी राइटर स्वप्निल पांडे मेरे साथ हैं। बलिदान, स्टोरीज ऑफ इंडियंस ग्रेटेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स। अब देखिए, ये किताब का जो ये यहां पर लाइन है, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा हमें हमारी ये जिज्ञासा जगाता है कि आखिर इस किताब में उन स्पेशल पैरा फोर्सेस के बारे में ऐसा क्या लिखा है। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले स्वप्निल से बात करते हैं। स्वप्निल, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार गौरव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन हियर। वेलकम मैम। स्वप्निल, आप ये बताइए, ये जो आपने किताब लिखी है बलिदान, इसका मैं इसमें बहुत सारी कहानियां पढ़ रहा था और बहुत फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं ऐसी जो कभी हमने पढ़ी नहीं, जो हम कभी जानते नहीं। लेकिन उससे पहले कि मैं उस किताब के बारे में, उन कहानियों के बारे में, उन हमारे देश के हीरोज़ के बारे में बात करूं जिनके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं, बलिदान क्यों इस किताब का नाम? क्योंकि ये पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऊपर है। बलिदान का मतलब होता है बैज ऑफ सैक्रिफाइस। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस वालों का इंसिग्निया होता है, जिसको बैज ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं। इनका मोटो होता है शौर्यम युद्धे दक्षे बलिदान परमो धर्म, मतलब वीरता के युद्ध में बलिदान परम धर्म है। तो जब मैं बलिदान लिख रही हूँ, स्टोरीज ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, बलिदान इज द ओनली वर्ड that can describe their aura, their stature, and what do they do for the country. So that is why बलिदान। बलिदान उनका डैगर है, स्पेशल इंसिग्निया है जो सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले यूज करते हैं, और इसका बड़ा डीप मीनिंग भी होता है कि बैज ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान, त्याग। तो जैसा कि मैंने कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि पैरा स्पेशल फोर्सेस इस देश की स्पेशल सेना है, स्पेशल फोर्सेस, और जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। तो आपने पैरा स्पेशल फोर्सेस को क्यों चुना? ऐसा क्या है खास जो देश को बताना चाहती हैं आप? पैरा स्पेशल फोर्सेस को मैंने चुना नहीं गौरव, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके ऊपर लिखने का मौका मिला, वो भी 3 सबसे लेजेंडरी बटालियंस जो हैं, सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियंस जो हमारे देश की हैं, जिन्होंने देश को अद्भुत सेवाएं दी हैं, जो देशवासियों को शायद कभी पता भी नहीं चलेगी, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सेफ गार्ड करती हैं, बिहाइंड द एनिमी लाइंस कई तरह के एडवेंचरस ऑपरेशंस किए हैं। सो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस से कहानियां लेकर के आई हूँ मैं। सो इट्स अ रेयर ऑनर that I feel fortunate that I could write on them, और that too जो उनके बहुत ही मोस्ट लेजेंडरी नेम्स हैं, जिन्होंने सारे स्पेशल फोर्सेस हैं या सारे भारतीय सेना के जो सोल्जर्स हैं सभी स्पेशल होते हैं मैं कहूँगी, बट ये जो नाम है, इन्होंने उन स्पेशल फोर्सेस में से भी, उन ऑपरेटिव्स में भी कई बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं, या देश के लिए बहुत ही विलक्षण तरीके से, बहुत ही ग्लोरियस तरीके से अपनी कुर्बानी दी है, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है। तो उनके बारे में लिखना वॉज अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड फॉर मी। अच्छा, चलिए इस किताब को कंटेंट पर आते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस की बात करी थी मैंने, जितनी किताब पढ़ी, मुझे कर्नल संतोष महादी की कहानी देखा आपने सबसे पहले लिखी है इसमें, और उसमें आपने लिखा कि कैसे बचपन में ही उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की ठान ली थी। एक मंदिर में गए और उन्होंने अपनी उंगली काट के भगवान शंकर के ऊपर अपने ब्लड का चढ़ाया और कहा कि मैं शिवाजी की तरह देश की सेवा करूँगा। उनके बारे में बताइए जरा हमारे दर्शकों को। ये जो कर्नल संतोष महाडिक हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत प्रभावित थे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे, सतारा से बिलोंग करते। तो महाराष्ट्र वीरों की भूमि है। मराठा जो हम सुनते हैं, जो मुगल काल से जो शत्रुओं का लोहा ले रही है, वो ये 96 कुली मराठा एक कम्युनिटी है, वो मुझे उसकी लीनियज वगैरह मैंने मेंशन करी है शिवाजी की, उससे बिलोंग करते थे। तो उनको बचपन से ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित थे, इतने ज़्यादा कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी स्वराज रखा था। आप इमेजिन करिए वो क्या पैशन होगा। और ऐसे ही पैशनेट बंदे इतना जिगरा रखते हैं, इतना लोहा रखते हैं दिल में कि स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का मादा भी रखते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। तो बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रेरित तो थे ही, बहादुर तो थे ही, बट देखिए खासियत क्या है कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उनके घर वाले दूध बेचने का काम करते थे, फादर सोशल सर्विस में थे तो घर पे ध्यान नहीं दे पाते थे। उनके ब्रदर तात्या महाडिक हैं, उन्होंने ही एक तरह से उनको पाला पोसा, पर किसी तरह से उसमें भी, क्योंकि इनका पैशन था फौज ज्वाइन करने का, उनको सैनिक स्कूल सतारा में एडमिशन कराया और बड़ी ही मतलब बहुत ही
मोस्ट हम्बल मॉडेस्ट तरीके से एक जो ग्रूमिंग होती है, उस ग्रूमिंग को लेके आप सोचिए कि वो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस जैसी लेजेंडरी बटालियन ज्वाइन करते हैं। अगेन 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को कहते हैं वाघनख, उनका नाम जो एक पॉपुलर है। अगेन ये वाघनख भी देखिए कोइंसिडेंस कैसा है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक वेपन होता था जिससे उन्होंने एक मुगल सम्राट को किल किया था, साबोटाज किया था, तो उसका नाम था बाघनख, मतलब बाघ के नाखून, क्लॉज के जैसे थे, वो छुपा हुआ वेपन, पंजा होता था, और उसको यूज करते थे। समहाउ 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस का जो एक पॉपुलर, हर एक स्पेशल फोर्सेस की जो यूनिट होती है उनको कुछ ना कुछ पॉपुलर नाम होते हैं जिनसे जनता उनको बुलाती है। इनफैक्ट उनका भी नाम बड़ा पॉपुलर था उनके साथियों के बीच, सैंटो। उनको उनके साथी प्यार से सैंटो कहते थे। जब भी वो ऑपरेशंस में जाते थे, जैसे मैंने कुछ मेंशन किए हैं, तो उनको प्यार से सैंटो कहते थे, सैंटो। और बहुत मस्ती मजाक भी होता था, सैंटो से शेखो, क्योंकि ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत की भी कहानी है, तो आपस में एक दूसरे को सैंटो शेखो कहते थे। एंड बहुत ही लेजेंडरी योद्धा, मतलब बहुत ही ज्यादा। ये था, मैंने पढ़ा कि अगर आपको किसी यूनिट का दिल जीतना है तो आपको उसके लिए यूनिट को कमांड करना है तो पहले उनका दिल जीतना है। हाँ। जनरली वो अटैच नहीं होते। उन्होंने जब वो यूनिट कमांड, राष्ट्रीय राइफल्स की जो यूनिट वो जो कमांड कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रखे थे, बड़े बड़े, और उसमें लिखा हुआ था कि एवरी सोल्जर इज एन ऑफिसर, एवरी ऑफिसर इज एन सोल्जर। तो इसी से आपको उनके एथोस पता चलते हैं। और स्पेशल फोर्सेस एक ऐसी यूनिट, ऐसी बटालियन है इंडियन आर्मी की जहाँ पे सोल्जर और ऑफिसर के बीच में ना बहुत डाइल्यूशन है, मतलब बहुत, इंडियन आर्मी इज एन हायरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहाँ क्या है कि आपको बंदों को कमांड करने के लिए खुद को प्रूव करना पड़ता है। अगर आप उनको कह रहे हैं कि आपको भाई 100 किलोमीटर का स्पीड मार्च करना है, तो आपको पहले उनसे बेटर परफॉर्म करके दिखाना होगा। सो यू हैव टू प्रूव योर कैलिबर। तो मैं जिनके इंटरव्यूज ले रही थी बाकी ऑफिसर्स की, जिन्होंने कर्नल संतोष महाडिक के अंदर ट्रेनिंग, प्रोबेशन ली है 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस में, तो वो वही कहते थे कि सैंटो सर हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें स्पेशल फोर्सेस है, अगर बंदों को कमांड करना है तो तुमको पहले ये खुद करके दिखाना होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने जो बताया वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे जैसा आप बता रही थी ऐसा लग रहा है कोई एक्शन फिल्म चल रही हो ठीक मेरे सामने। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस इतनी सीक्रेट क्यों होती हैं? उसके पीछे कोई कारण होता है? इतने गुप्त क्यों रखा जाता है उनको? जैसा कि हम देखते हैं हॉलीवुड में इतनी फिल्में बनती हैं, हमारे यहाँ उन पर तो कोई ज़्यादा हमने फिल्में भी नहीं देखी। देखिए, इनका नाम ही स्पेशल फोर्सेस है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और कोवर्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, बिहाइंड द एनिमी लाइन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑफ कोर्स इनकी आइडेंटिटी रिवील करना इज़ अ मैटर ऑफ, एक तो डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स भी हैं, प्लस इनकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है, इनकी फैमिली को भी थ्रेट हो सकता है। एंड उनकी आइडेंटिटी रिवील ना करे, लेकिन कम से कम पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में कुछ, या हमारा जो बॉलीवुड है या जो हमारा जो आर्ट सेक्शन है वो ज्यादा इनके प्रति उदासीन है, ज्यादा जानता उदासीन नहीं है, मैं कहूँगी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बॉलीवुड में। मुझे अभी तक बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी हैं, जबकि बुक को रिलीज हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। फिल्मों के लिए हाँ, चल ही रहा है वो, लेकिन क्या है कि गौरव जी देखिए, क्या है कि इन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। स्पेशल फोर्सेस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। आप मुझे कह रहे थे एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट में, मैं जब इंटरव्यू ले रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि मैम बीबीसी वाले 1.5 महीने हमारी गेट के बाहर खड़े थे, हमने उनको आने नहीं दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के। हाँ जी, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को आप नहीं जा सकते हैं, आप किसी नॉर्मल कैंटोनमेंट में नहीं जा सकते। मेरे साथ क्या स्पेशल हो जाता है कि मैं खुद फौजी फटर्निटी से बिलोंग करती हूँ, तो ये सभी हम एक ही कैंटोनमेंट में रहते हैं। तो ये मेरे नेबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, और हमारे हमारी पोस्टमेट्स हैं। प्रिविलेज है उनकी कहानी पता करने। हाँ, बिकॉज अगर आप मुझे कहेंगे कि आईआईटी की कहानी लिख दो, आईएम की लिख दो, तो मुझे डिफिकल्टीज हो जाएगी। आप अभी तक जितना भी आपका रहा, आपकी चौथी बुक है आपकी, आपने चारों कहीं ना कहीं फिक्शन, नॉन फिक्शन, आर्मी बैकग्राउंड पे लिखी है। हाँ जी, तो वही मैं बता रही हूँ कि आप अगर मुझे कहेंगे कि मैं आईआईटी के बारे में लिख दो, आईएम के बारे में लिख दो, या एम्स के बारे में लिख दो, मैं नहीं लिख पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट वर्ल्ड। बट व्हेन इट्स कम टू आर्मी, आर्मी इज माई फोर्टे, ये मेरी दुनिया है ना। 15 साल मुझे खुद यहाँ पर हो गए। तो जब मैं इन कहानियों के बारे में लिखती हूँ तो वो डीप ऑथेंटिसिटी आती है, वो इमोशनल कनेक्ट आता है। तो शायद यही वजह है कि लोगों को मेरी कहानी मैंने एक कहानी और पढ़ी, और महेंद्र साहब की कहानी है। हाँ जी, हाँ जी। और वो बड़ी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय सी लगती है कि 90 के दशक से जब आतंकवाद कश्मीर में चरम पर था, तब से और आज के मॉडर्न वॉरफेयर तक वो कैसे वो देश के लिए सेवा करते आए, और बदले में उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में गोली भी खाई।
हाँ, यही बात है। हमारे देश के जो जवान हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए गौरव जी बहुत कम वो भी है, स्पेशल फोर्सेस से बहुत कम है। इस देश में जहाँ पे इतने कभी राइट्स हो जाते हैं नल के पानी को लेकर के या किसी अभाव को लेकर के या दंगे फसाद रिलीजन कास्ट क्रीड को लेकर हो जाते हैं, वहीं पे हमारे ही देश के कुछ नागरिक ऐसे हैं जिनको हम सिपाही सैनिक कहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं देश से, देशवासियों से, बस पैशन है कि हमको देश की सेवा करनी है और यही लोग हमको ये स्वतंत्रता और संप्रभुता दे रहे हैं। इनके बारे में कुछ बताइए, इनके कुछ ऑपरेशन के बारे में बताइए। ये सब मैंने किताब में लिखा है, बट महेंद्र साहब के बारे में उनको ग्रेट माउंटेन ऑफ 9 पैरा SF मैंने टाइटल भी लिखा है, बिकॉज इनके कई यूनिट वाले इनको मेंशन करते हैं कि महेंद्र साहब तो पहाड़ है, पहाड़। मतलब 1990 से एक तो सरवाइव करना, बिकॉज ये हर जितने भी ऑपरेशंस 9 की रही हैं उनमें किसी ना किसी परोक्ष रूप से या प्रेजेंट रूप से इन्वॉल्व रहे हैं, बट तब तक सरवाइव करना ये अगेन बताता है कि इनकी स्किल सेट कितनी हाई थी और इनका प्रेसिजन कितना हाई था, वहां तक सरवाइव करना। और 2015 में इनको गोली लगी थी एक ऑपरेशन में, काफ़ी थ्रिलिंग ऑपरेशन था जिसमें इनके साथ लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी भी गए थे, उनको अशोक चक्र मिला था और इनको रीढ़ में गोली लगी थी तो इनको कीर्ति चक्र मिला था। और बहुत ही थ्रिलिंग ऑपरेशन। बट 1990 ऑपरेशन सर्प विनाश जब हुआ था कारगिल वॉर के बाद, जब एक एक मिलिटेंट को खोज करके मारा जा रहा था, बिकॉज इन लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। ग्रेट पर्सनल कॉस्ट, बिकॉज ये जो भी इनकी सर्विस लाइफ रही है हार्डली कभी घर पे गए हैं, अभी गए हैं तो व्हील चेयर पे गए हैं, व्हील चेयर पे गए हैं, कभी 1 महीने की छुट्टी में गए। NSG में पोस्टेड थे महेंद्र साहब, तो वो बताते हैं कि बस वही 2 साल 3 साल। आपने व्हील चेयर का जिक्र किया तो मुझे मेरे दिमाग में एकदम वो पिक्चर आके जहाँ वो व्हील चेयर पर बैठे और उनके पास उनके फैमिली वाले खड़े हैं। मतलब इस किताब को पढ़कर ऐसा लगता है कि जो पैरा कमांडोज हैं उनको अपनी केवल उन्हीं को नहीं, अपनी ड्यूटीज को लेकर बलिदान देना पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ का, उनके घर वालों को भी, उनके माँ बाप को, उनके बीवी बच्चों को भी एक बलिदान देना पड़ता है देश के लिए, क्योंकि वो अपने कभी फैमिली पर्सन के साथ सर्विंग जब वो होते हैं तो उनके साथ रह ही नहीं सकते। वो जो हम ईद, होली, दिवाली जो अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, वो शादी मनाते होंगे, एक बलिदान तो उनकी फैमिली भी दे रही है। बहुत बड़ा बलिदान है। आप देखिए कि जहाँ इस देश के जो सैनिक हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, पीछे उनका परिवार भी एक तरह का बलिदानी तो दे रहा है ना, बिकॉज जब आप एक परिवार में आते हो तो आप कोई सैनिक या कोई पद नहीं रहता है आपका, आप किसी के बेटे हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के फादर हो, तो वो सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होती हैं, यू नो। बट क्योंकि आप देश की सेवा में लीन हो, आप बॉर्डर्स पे रिस्की ऑपरेशंस में हो, तो अगर आपका परिवार सपोर्टिव नहीं रहेगा तो वहाँ एक फ्रैक्शन का भी डिस्ट्रैक्शन आपको भारी पड़ेगा। और सैनिक का डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सैनिक को भारी नहीं पड़ता है, वो पूरे देश को भारी पड़ सकता है, क्योंकि उस एक डिस्ट्रैक्शन से वो पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता है। उस ऑपरेशन फेल होने की कीमत पूरा देश देगा, है ना। तो अब यहाँ पे उनका अगर परिवार सपोर्टिव नहीं रहेगा, उनकी वाइफ सपोर्टिव नहीं रहेगी कि, तो आप सोचिए कि उस सैनिक का मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहता। जैसे महेंद्र साहब की कहानी की बात करें तो जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने मतलब वो बता रही थी कि वो कभी उन्होंने देखा ही नहीं, मतलब साल भर में जब बच्चा पैदा हुआ तो थोड़े आ गए 10 दिन के लिए, कभी साल भर में 1 महीने की छुट्टी में आ गए। तो आप सोचिए उन्होंने एक तरह सिंगल पेरेंटिंग करी है उनके दोनों बच्चों की, और दोनों बच्चों ने कितना अच्छा किया है। सुमन उनकी जो डॉटर है उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है, और प्रदीप जो है एक बैंक में काम करता है। तो अकेले सिंगल, एंड शी इज नॉट एन एजुकेटेड वुमन, एजुकेटेड नहीं है, गांव की महिला हैं, घूंघट में रहती हैं, उपलों में खाना बनाया है। तो नहीं, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मतलब ऐसा पैरा स्पेशल फोर्सेस को कभी, जैसा कि आपने कहा कि स्पेशल सेना, तो उनकी ट्रेनिंग में ऐसा क्या खास होता है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी क्या खास होती है जो उनको एक नॉर्मल सोल्जर से अलग करती है? उनकी जो प्रोबेशन से ही अगर हम शुरुआत करें, जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ से ही हर चीज़ जो रेगुलर आर्मी है उससे डिफरेंट हो जाती है। उनका एक 90 डेज का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें जो कहते हैं कि एट्रिशन रेट जो होता है वो 0.1% होता है। मतलब वो सिलेक्शन ही, मतलब 100 में से शायद 2 या 3 बंदे सेलेक्ट होते हैं। एक बार आ गए तो फिर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं? बाहर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन यूनिट वाले अगर आप प्रोबेशन फेल करते हैं तो खुद ही निकाल देते हैं। 100 में से 2 बंदे सेलेक्ट करने का भी रेट है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो ही आप स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं अगर उस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। इतना टफ सिलेक्शन है तो फिर तो ये सवाल आता है ना कि इनमें ऐसा क्या खास है, ये मतलब एक नॉर्मल सोल्जर जिसको ट्रेनिंग मिलती है
और इनको आप कह रही हैं बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये पैराशूट से जंप, आसमान से जंप कर जाएंगे, ये किसी को 4 आदमियों को अकेले मार देंगे, इनको कोई स्पेशल वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इनको पास हो? इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है, इनको जो स्पेशल फोर्सेस को का काम ही होता है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। जो भी वॉरफेयर जो रेगुलर आर्मी है वो नहीं परफॉर्म करती है, वो स्पेशल फोर्सेस का काम है। बिहाइंड द एनिमी लाइंस हो गए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए। अच्छा, वो जो था वो आपके स्पेशल फोर्सेस नहीं तो कैरी आउट कर रहा था। स्पेशल फोर्सेस नहीं हाँ, वो इन्फेंट्री नहीं जा सकती ना वहाँ पे, आर्मर्ड वाले नहीं बम गिरा सकते। वो अनकन्वेंशनल है, वो अनकन्वेंशनल है ना। जैसे कारगिल हुआ था, वो फुल फ्रंटल कन्वेंशनल वॉर था, जहाँ पे हमने पूरी सेना लगा दी थी, हमारे जो आर्टिलरी से बम गिर रहे थे, हमारी इन्फेंट्री आगे बढ़ रही थी। बट सर्जिकल स्ट्राइक में जो एक छोटा सा मिशन था, जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, स्टेल्थ के साथ परफॉर्म करना था, उसके लिए आप इन्फेंट्री नहीं भेज रहे थे ना। गलती के कोई चांसेस नहीं, गलती के चांसेस नहीं है, लेकिन जो एक प्रेसिजन के साथ जिसको कैरी करना था सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, वो आपको मीडिया में आ गई बात अलग बात है, बट वैसे जितने भी ऑपरेशंस जो होते रहते हैं करने के लिए आपको स्पेशल फोर्सेस की जरूरत होती है। ऑपरेशन रंगदोरी का भी आपने जिक्र किया, ऑपरेशन रंगदोरी बाइक, और मैंने उनके कुछ रिव्यूज पढ़े, जैसे कुछ पाठक ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसमें ऐसा क्या खास है? हाँ, ऑपरेशन रंगदोरी बाइक एक्चुअली जब मैं भी लिख रही थी, तो जब मैं इंटरव्यूज ले रही थी, तो मैं भी अपने आप को बहुत बार रोने से रोक नहीं पाई, बिकॉज जब आप वो कहानी पढ़ेंगे ना 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस की रंगदोरी बाइक को, तो आपको रियलाइज होगा कि आज की दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका एथोस और वैल्यू सिस्टम एज अ ह्यूमन बीइंग कितना हाई है। बिकॉज अगर आप वो देखें जो मुझे बताया गया, वो ऑपरेशन में शायद सिर्फ 2 ही कैजुअलिटीज होती ऑपरेशन रंगदोरी बाइक में। पर हुआ क्या था कि जब ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये कोविड के टाइम पे हुआ था। आप अगेन देखिए, कोरोना के वक्त 5 अप्रैल 2020 की डेट है जब इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। 5 बंदों ने एक साथ कमरेडियर, जो बैंड ऑफ ब्रदर्स एथोस होता है इंडियन आर्मी, इनकी टाइटल, इस कहानी का नाम ही रखा है मैंने बैंड ऑफ ब्रदर्स। तो जो कमरेडियर है ना, वो इंडियन आर्मी का बेसिक एथोस होता है। बिकॉज अगर कमरेडियर नहीं होगा ना, तो जंगल में ना आपका परिवार होता है, ना आपकी मदर होती है, ना आपकी वाइफ होती है, ना आपके फादर होते हैं, आपका सिर्फ साथी होता है। तो अगर आप उस पर पूरा भरोसा नहीं रखेंगे ना, तो आप जंग हार जाएंगे। तो कमरेडियर एक यंग लड़का जैसे आर्मी ज्वाइन करता है, उसमें इंस्टिल कर दी जाती है कमरेडियर। तो ये उसका साक्षात उदाहरण है ऑपरेशन रंगदोरी बाइक में, कि लोगों ने बोला भाई कमरेडर कहते हैं, बैंड ऑफ ब्रदर नाम से आपको बैंकर्स के कंटेक्स्ट में नहीं सुनने मिलेगा, वो भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, या डॉक्टर्स के कंटेक्स्ट, पर ये बैंड ऑफ ब्रदर स्पेसिफिक टर्म है इंडियन आर्मी के लिए, ये उसका साक्षात उदाहरण है। अच्छा, एक कहानी पर और मैं आऊंगा, और वो कहानी थोड़ी सी फ्लेवर ही अलग है, मतलब एक्शन से, ऐसा लगता है एक्शन से भरपूर। किसी किताब में कमांडो की लव स्टोरी का जिक्र किया, इट्स लाइक रोमांस बिटवीन वॉर। हाँ जी, हाँ जी। ये किनकी कहानी है? ये लव स्टोरी ऑफ कमांडो मेजर मनीष सिंह है और मिसेस आस्था पनवर है। उनकी कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है, और उसको लिखने का पर्पस मेरा यही था कि लोगों को स्पेशल फोर्सेस का बड़ा क्रेज़ है। मतलब इस देश के युवाओं को जितना प्रेरित स्पेशल फोर्सेस करती है, शायद ही कोई दूसरी मतलब सेना कर पाती है। बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब वो मरून एक्शन मूवी चल रही हो, कोई आप उड़ी देख लीजिए ना, उड़ी स्पेशल फोर्सेस का एक जो मूवी बनाई है उन्होंने, स्पेशल फोर्सेस का फ्लेवर ही अलग है ना। तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो देश के, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव भी है, एट द एंड वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और स्पेशली ये जो इस कहानी को दर्शाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि मैं ये दिखाना चाहती थी कि सिर्फ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव स्पेशल नहीं है, द वुमेन बिहाइंड देम, द फोर्स बिहाइंड देम इज आल्सो वेरी वेरी स्पेशल। बहुत ही स्पेशल औरतें ही स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर से शादी कर सकती हैं या उनको अपना सकती हैं। क्योंकि जो मिसेस आस्था पनवर हैं, उन्होंने मेजर मनीष सिंह के बारे में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, और न्यूज़पेपर पढ़ते उनको उनसे प्यार हो गया। एंड ही इज अ परमानेंटली डिसेबल्ड सोल्जर, इज परमानेंटली व्हीलचेयर बाउंड, and she chooses to marry him. Now again in an despite era, knowing his disability permanently. And this story is so important in today's era because इसी टाइम पे हम ये कॉन्सेप्ट भी सुन रहे हैं कि लिव इन पार्टनर्स ने एक दूसरे को चॉप कर दिया, लव जिहाद की कॉन्सेप्ट। हम अपने यंगस्टर्स को पर्पसली फीड कर रहे हैं कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जबकि हम उस सभ्यता और संस्कृति से गौरव बिलोंग करते हैं जहाँ पे राधा कृष्ण, सीता राम जैसे कंटेक्स्ट हैं। परिवारों का विशेष स्थान है भारतीय सभ्यता में।
पर हम आज के डेट में ऐसे नैरेटिव ला रहे हैं जो हमारे युवाओं को ये बता रही है कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना, और वहाँ से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी समाज में क्रिएट हो रही है। तो ये भी ट्रू लव स्टोरी है, ट्रू कहानी है। नहीं, इसी समय में तो हम एक लव स्टोरी और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई एक महिला 4 बच्चों के साथ आ गई, 4 बच्चों के साथ आ गई। तो ऐसे कंटेक्स्ट में जहां प्यार का मजाक बना दिया गया है, मैं एक ऐसी अच्छी साफ सुथरी खूबसूरत कहानी लेकर के आई हूँ जहां पे एक यंग मिलेनियल लड़की genuinely opt करती है to marry a permanently wheelchair bound soldier because he is the soldier of this country and she falls in love with him. They get married despite all odds. आपने पढ़ा होगा कितनी परेशानियां हुई शादी करने को। बगल में खड़ी हैं और वो and they are such a good looking couple. बहुत ही प्यारे कपल हैं and मेजर मनीष is always smiling, laughing, cracking jokes. तो ऐसी कहानियां मुझे लगता है कि हमें भी आगे लानी चाहिए ना। अच्छा, हम सारी कहानियां तो डिस्कस नहीं कर सकते और समय भी कम है। ऐसी कोई कहानी जो आपके दिल के सबसे करीब, और क्यों इस बुक में? करीब में कहूँगी, करीब कहिए या सबसे डिफ़िकल्ट कहिए, मुझे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत की जो कहानी थी वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहिए या करीब कहिए मुझे लगी, बिकॉज उनकी जो कहानी है वो स्पेशल फोर्सेस को एपिटमाइज करती है कि क्या है। हम एक्शन एडवेंचर की तो बात करते हैं, बट बहुत सारे युवा ये नहीं जानते हैं कि स्पेशल फोर्सेस एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन भी है, बिकॉज इस आर्म के थ्रू आपको पैराट्रूपिंग, स्काई डाइविंग जिसको कहते हैं, वो करने का मौका मिलता है। इस आर्म के थ्रू आप कॉम्बैट डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग करने का मौका मिलता है, माउंटेनियरिंग करने का मौका, जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जितने हैं ना जिसमें आपको बिल्कुल हाई ऑन एडवेंचरस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, तो वो आपको स्पेशल फोर्सेस मौका देती है, फॉरेन पोस्टिंग्स जाने का मौका देती है। तो ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत की जब मैं कहानी, ही इज अ लेजेंडरी नेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशल फोर्सेस, मतलब उनके नाम का ये स्टैचर है कि जब मैं दूसरी यूनिट्स में गई इनकी कहानी करने के बाद, तो लोगों को पता चला कि मैं ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत की कहानी कर रही हूँ, तो वो कहते हैं कि मैम आप उनकी पे ही पूरी किताब लिख सकते हैं, आप फिर हमारी क्यों लिख रहे हैं। मतलब युवाओं में तो आप देखिए कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ युवा इनके फॉलोअर्स हैं, आप यूट्यूब पे देखिए इनकी पूरी वीडियोज फ्लडेड हैं, बट जो स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी में जो इनका क्रेज एक अलग ही तरह का क्रेज है, एंड ही डिजर्व्स इट। जैसे आपने एक डेविड गॉगिन्स का नाम सुना होगा यूएसए नेवी सील्स में, मुझे लगता है वो इंडिया के डेविड गॉगिन्स हैं, और कई युवा ना उनको पॉपुलरली गीगा चैड कहते हैं। मतलब ही एपिटमाइज बीइंग अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव। कई लेयर्स हैं उनकी कहानी में। इंप्रेस लग रही है उनसे। हाँ, आप मिलिए, आप भी इंप्रेस हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने भी जिक्र किया था कि फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, तो ऐसी कोई वेब सीरीज जल्दी आपकी किताब पे देखेंगे? आ रही है मेरी फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस पे, प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, जो मेरी 3rd बुक है, क्योंकि मैं फौज से बिलोंग करती हूँ, मुझे खुद 15 साल हो गए यहाँ पे, और जब मैं लिखती हूँ, बहुत कम लोग फौज से बाहर आते हैं, तो जब मैं लिखती हूँ बहुत ही ऑथेंटिक कहानियाँ, एक्सक्लूसिव कहानियाँ होती हैं, बिकॉज देखिए ये भी एक वन ऑफ इट्स काइंड किताब है। स्पेशल फोर्सेस पे एक कहानियाँ हैं इधर उधर कुछ किताबों में, बट एक पूरी एक्सक्लूसिव किताब स्पेशल फोर्सेस पे नहीं है मार्केट में, ये पहली है। अगेन मैंने जो फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, वॉर विडोज पे एक्सक्लूसिव किताब है, उस किताब से पहले वॉर विडोज का कोई कॉन्सेप्ट आम जनता को पता ही नहीं था। फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, हाँ, ये जो टर्म पॉपुलर हुआ है उस बुक के बाद, हाँ जी, उस आप पे हमने शो किया था वीर नारी, तो वो एक टर्म जो आया है उस किताब के बाद आया है, क्योंकि मैं इस फर्टर्निटी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वो एंगल जानती हूँ, वो कहानियाँ जानती हूँ जो बाहर नहीं जानते। अच्छा, मैं एक लाइन में अगर पूछूं कि अगर किसी को आपकी ये बुक बलिदान स्पेशल फोर्सेस के बारे में पढ़नी चाहिए, तो क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि पहली बात तो ये है कि ऐसी किताब मार्केट में है ही नहीं, ना पहले कभी लिखी गई थी, और आगे मुझे खुद भी लिखना होगा, तो मुझे नहीं पता कि कितना मुश्किल होता है ये लिखना, क्योंकि क्लियरेंसेस वगैरह के भी काफ़ी इश्यूज होते हैं इस तरह की किताब लिखने में। और इसमें बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी नाम हैं जो देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बहुत ही एडवेंचरस कहानियाँ हैं। अगर आपको स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना है तो ये आपका वन स्टॉप शॉप है, मैं आपको कहूँगी वन स्टॉप बुक है बेसिकली। अगर आपको स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना है तो ये वन स्टॉप बुक है आपकी, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए। बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी नाम है, बलिदान। तो चलिए इसी नोट पे कि इससे ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका स्वप्निल हमसे बात करने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा कि बहुत कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते हैं वो आज आप इस किताब के जरिए जान सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।